हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, या फिर CHS या मिलिट्री स्कूल हो, या आप प्रॉपर सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये टारगेट बैच से आपको काफी उसमें मदद मिलने वाली है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट मैथ्स के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। और सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता होना चाहिए, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो ना, 3 चीजें पता होनी चाहिए। आज क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, और आज आगे आने वाले जो चैप्टर हैं आज के पढ़ने के बाद उसमें हम क्या पढ़ने वाले, ये 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और ये तो लाइफ का रूल है, आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अभी आप कहां पे हो, आगे आपको कहां जाना है, और कैसे जाओगे। तीनों चीजें अगर आपको लाइफ के अंदर पता है ना, डेफिनेटली ग्रो करोगे आप। देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको हमने देखे थे, सॉरी, एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे उन कॉन्सेप्ट को हमने देखे थे। और आज बारी है एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चंस की वेराइटी ज्यादा होती है, तो वीडियो की जो लेंथ है ना वो लंबी हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले अपने पास में एक पानी की बोतल रख लो, एक नोटबुक और एक पेन भी रख लो, क्योंकि आज हम बहुत सारा पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल तैयारी के साथ पढ़ने वाले हैं। तो अगर नोटबुक और पेन नहीं है तो लेके जाओ और लेकर के आ जाओ। और आपको पता है यार कि जो लोग मेरे साथ पढ़ते हैं कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, और जो बच्चे रूल्स फॉलो करते हैं ना, डेफिनेटली उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और वो रूल एक दिन नहीं फॉलो करना है, आपको हर दिन फॉलो करना है। आप किसी से भी पढ़ो, ये रूल जरूर फॉलो करना। देखिए, ये कुछ नियम है। ऑनलाइन अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तो आपको ऑफलाइन जैसा अगर एनवायरनमेंट चाहिए तो आपके पास में नोटबुक और पेन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नोटबुक और पेन होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। जो भी आपको पढ़ाया जाए, जैसे क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर और खुद के नोट्स बनाने हैं। वीडियो देखते समय बीच में स्किप करके नहीं जाना है। अगर आपने गलती से स्किप कर दिया या फिर छोड़ दिया, आपने उसको कंप्लीट करना, अपना टारगेट बनाओ। और मैं चाहता हूं कि जैसे ही वीडियो आप कंप्लीट करो ना, कमेंट बॉक्स में लिखना आई हैव कंप्लीटेड नाउ, जितनी भी डेट्स की आपने कंप्लीट करी है। और जो भी पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करते रहो, अपना एक टाइम निकालो। हाँ, सैटरडे संडे के दिन वैसे ही वीडियो नहीं आती तो रिवीजन करना है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। क्लास के बीच में भी जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी सॉल्व करना है। डेली का होमवर्क डेली करना है, बहुत सिंपल है, डेली का होमवर्क डेली करना है। और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं, साइड में कोई इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया, दोस्त का कुछ मैसेज आ गया, गए और वहां पे पूरा टाइम हमने वेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं पढ़ा। ऑनलाइन पढ़ने के लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। जो भी सिलेबस ट्रैकर आपको दिया गया, अगर आपको नहीं दिया गया तो बना लो सिलेबस ट्रैकर। हर वीडियो के लास्ट में आपको सिलेबस ट्रैकर में बताता हूं कहां तक कंप्लीट हो चुका है। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का जो नियम है कि रिवीजन करके आना है, वो डेफिनेटली आपको करके आना। अगर आप नहीं करके आओगे प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन समझने में। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो टॉपिक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार होने वाला है वो टॉपिक हमारा। और इस टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली। तो चलिए उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, इस पीपीटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, जैसे लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। हम उनको भी सॉल्व करेंगे और उसका जो फॉर्मूला होगा वहां पे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। और आगे आने वाला जो चैप्टर है जिसमें कंप्लीटली वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड ही सारी चीजें हैं, तो उसके अंदर भी उन क्वेश्चंस को हम रिपीट कर लेंगे। उस टाइम पे आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एरिया एंड पैरामीटर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे हम बात करते हैं ना इस क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और आज हम इस टॉपिक और इस सिलेबस को कंप्लीट करते करते हम पहुंच चुके हैं कंप्लीटली। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीटली तो आपको समझ आएगा, हम पहुंच चुके हैं
हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज हमने कंप्लीट कर लिया है, एरिया एंड पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए, अब क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, 9th और 10th, तो इन दोनों के क्वेश्चंस मिक्सअप मिलेंगे आपको, हो सकता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो, तो आपको उसका ध्यान रखना है। एक्सपोनेंट पावर्स आगे करेंगे हम, और इसी तरीके से हम आगे चीजों को करने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। इस तरीके से पूरा ये आपका सिलेबस है, मतलब ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं और कंप्लीट भी कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है, और जो टॉपिक मिस हो जाएंगे उसको हम मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर कवर कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना होगा। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को, सबसे पहला काम होता है जब भी आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। क्या होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पे एजेस के बारे में बात की गई है क्यूबॉइड के। अब जो क्यूबॉइड होता है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। क्यूबॉइड का जो शेप होता है ना, वो 3D ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया ना, किसी किसी क्वेश्चंस में 3D ऑब्जेक्ट से भी क्वेश्चन, वैसे तो ये वाले क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं वापस से, आपको अगला जो चैप्टर है उसमें भी ये क्यूबॉइड है, राइट। इस तरीके का क्यूबॉइड होता है। अब यहाँ पे एजेस हैं, इनको हम कहते हैं, जैसे पेरीमीटर होता है ना हमारा, ये एजेस होते हैं इसके। इसका रेशियो दिया हुआ है इसमें, क्योंकि लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। इनका रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, और इनका सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें 88। सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 88 दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का। तो जब भी हम क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं ना, तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH + HL। ये होता है आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और उसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। और रेशियो में हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्यूबॉइड के जो एजेस है ना वो रेशियो में दिए हुए हैं, मतलब कि जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है वो आपको रेशियो में दी हुई है, करेक्ट। और इनका जो सरफेस एरिया वो हमें दिया हुआ है। अब सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी? 88 दिया हुआ है। अब जो लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, लेंथ आपको दी हुई है 1, तो हम इसको x मान लेते हैं, 1x, क्लियर है। और ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं 2x, और रेशियो में दिया हुआ है तो हम x मान लेते हैं, और c यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट h, ये हम मान लेते हैं इसको 3x। हमें सरफेस एरिया और ये सारी चीजें दी हुई हैं, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ओके। लेकिन यहां पे सबसे पहले सरफेस एरिया से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर चीजों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सरफेस एरिया 88 दिया हुआ है। अब सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB + BH + HL, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 88 दी हुई है, क्लियर है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, सबसे पहले लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये L × B, 2 × 2x, क्लियर है। LX है और ये 2x है, तो ये हो जाएगा 2x²। L और B इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ, L और B का मल्टीप्लीकेशन हुआ, प्लस LB BH, B और H का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 × 2 = 6 x², प्लस इसी तरीके से HL का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि 3x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x²। अब यहाँ पे 2 है, इन सबको प्लस करो, 6 2 8 8 और 3 11x²। अब 11 में 2 का करेंगे तो हो जाएगा 22x²। अब यहाँ पे जो 88 है, यहाँ पे 88 = में है, ये जो कि सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 22x² = 88 हमें दिया हुआ है। 22x² कितना दिया हुआ है हमें? 88 दिया हुआ है। 22x² = 88 दिया हुआ है। ये आप देख पा रहे हो, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं अभी तुरंत। देखिए कैसे x की वैल्यू यहाँ पे निकलने वाली है। सबसे पहली चीज हमें 22 लिखा हुआ है, 22x² = 88 लिखा हुआ है। सो x² की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 88/22, क्लियर है। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो x² की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2 4 = 8, 24 बार में हो जाएगा।
अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे √4 और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। x की वैल्यू तो 2 आ गई। अब हमारे पास में लेंथ सॉरी लेंथ कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, क्लियर है। अब जो ब्रेड्थ है वो हमें दी हुई है, वो दी हुई है 2x। हाइट हमें दी हुई है 3x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2, ब्रेड्थ की फाइंड आउट करेंगे 2 इंटू 2 यानी कि 4। इसी तरीके से इसकी फाइंड आउट करेंगे 3 इंटू 2 यानी कि 6। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। और आपको भी पता है LBH अगर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे तो बहुत सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। L आपका दिया हुआ है 2 और B आपका दिया हुआ है 4 और H आपका दिया हुआ है 6। इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लो तो क्या होगा आपके पास में 4 इंटू 8 इंटू 6 हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, सब में सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 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 क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए, चीजों को लिखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन था और पहला ही क्वेश्चन हमारा एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इन सारी चीजों को कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश भी करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, ओके अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। इस क्वेश्चन में आपको चीजें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ जी, बार बार मैं कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। पहली स्टेप में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ये हमारी पहली स्टेप होती है, पहली प्रायोरिटी होती है। तो जब आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख रहे होते हो ना, तो ऐसा नहीं कि वीडियो पॉज कर दिया खटाखट लिखने बैठ गया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और हम बहुत आराम से चीजों को करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। क्यों, हमें समझते हुए पढ़ना है। पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें समझते हुए पढ़ना होता है। दूसरी बार पढ़ेंगे हम थोड़ा स्पीड तेज कर लेंगे। जब रिवीजन करेंगे 2x 3x में देखना है वीडियोस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रापेजियम आर इन द रेशियो। अच्छा रेशियो में दिया हुआ सर, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन भी रेशियो में दिया हुआ था, हमने x मान के सॉल्व करा था, ठीक है। हमें पैरेलल साइड दी हुई है, मतलब कि अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो ट्रापेजियम का तो आपको पता है ना कि फॉर्मूले में क्या चीज होती है, किस तरीके से फॉर्मूला होता है ट्रापेजियम का। पैरेलल साइड दी होती है। अब फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला है। तो हमें पैरेलल साइड्स दी हुई हैं बट रेशियो में दी हुई हैं। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 12 सेंटीमीटर, मतलब हाइट जो दिया हुआ है वो आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इफ द एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज 630, यानी कि एरिया आपका क्लियर हो चुका है कि जो इसका एरिया है ना वो 630 दिया हुआ है। 630 इसका एरिया हो गया, इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि पैरेलल साइड जो है इनका रेशियो हमें दिया हुआ है 4:3। तो हम यहां पे लिख देंगे 4x + 3x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 12। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना। सबसे पहला काम है कि हम सबसे पहले तो इनको प्लस कर लें, 1/2 होगा इंटू 7x इंटू 12।
अब ये 2 से 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42x इक्वल टू 630। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 630। तो x की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी वो 630 अपॉन 42। सो x की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले ये देखो, ये नंबर किससे कैंसिल आउट हो रहा है? ये नंबर जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है वो हो रहा है 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, 6 से कैंसिल आउट हो रहा है। चलिए देखते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ओके, और 605 आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है। और ये भी 7 बार में कैंसिल आउट हो रहा है। तो 105 क्या 7 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हमारा 105 जो है वो 7 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। x की वैल्यू आ गई है 15, बट हमें एरिया निकालना है इस ट्रेपेजियम का। देन द शॉर्टर ऑफ द पैरेलल साइड। अच्छा, सबसे शॉर्टर साइड कौन सी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। और जो पैरेलल साइड दी हुई है उनका रेशियो हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3x और 4x दिया हुआ है। तो शॉर्टर कौन सी है इसमें से? 3x है। शॉर्टर कौन सी है? 3x है। हमारे पास में इसको हमने लिखा था ना 4x और 3x, यहाँ पे वैल्यू पुट करी थी। तो शॉर्टर साइड कौन सी है? शॉर्टर साइड पूछा है तो 3x है शॉर्टर। 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू है 15, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 यानी कि जो आंसर है आपका वो क्या है? 45। सो 45 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 45 सेंटीमीटर जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, क्वेश्चन आपने लिखा, चीजों को देखा, समझा, तो इसको नोट डाउन भी करना है कॉपी के अंदर। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है आप कमेंट कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पे हमसे भेज भी सकते हो। ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पे क्लिक, ये जो नंबर है नीचे इस नंबर पे, क्लियर है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स इट्स हाइट। सॉरी गाइस, इतनी इस हालत में भी अगर मैं क्लास ले रहा हूं ना, तो आपको भी उसी डेडिकेशन के साथ में चीजों को कंप्लीट करना है। और जब तक चीजें कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हम चीजों को छोड़ने वाले नहीं है। क्लियर है? मेरे साथ चलो, ट्रस्ट करो एक बार मेरे पे। सारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगे, सारा कोर्स कंप्लीट कराएंगे हम लोग। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। 50% ज्यादा सिलेबस तो मैं खुद कंप्लीट कराने वाला। मैथ्स अगर आपने कंप्लीट कर दी ना, 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट एंड इट्स एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज। हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट, सॉरी बेस फाइंड आउट करना है। देखिए, जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे 50 हमें दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करनी है। कहता हूं बार बार, सबसे मैं एक ही चीज कहता हूं यार, सबसे पहले है ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। एरिया इक्वल टू क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है ना 4 टाइम है किसके? इसकी हाइट की। हाइट को अगर हम x मान लेते हैं तो 4x आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 4 टाइम है। चलिए तो रख लेते हैं वैल्यू हम, इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। एरिया 50 दिया हुआ है, हमने 50 रख लिया एरिया। 1/2 इंटू बेस। अब इसका जो बेस है ना इस क्वेश्चन का, वो क्या है? द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट हाइट। जो हाइट है ना, हाइट उसका 4 टाइम है, यानी कि 4h। हाइट का ही 4 टाइम कर दिया बेस को। क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 4h² अपॉन 2, ये 50 हो गया। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 4h²।
तो अगर हम 4h² इक्वल टू 100 रखते हैं तो h² की जो वैल्यू होगी वो 100/4 होगी, और h की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये 25 हो गई, h की वैल्यू हो जाएगी √25, सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 आ गई। बट हमें क्या निकालना है, इसके आधार की लंबाई कितनी है, इसके आधार की लंबाई कितनी है, और इसका जो बेस है, जो इसका बेस है वो बेस इसका कितना है 4 इंटू हाइट है। हाइट हमें अभी निकली है 5, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर, सॉरी इस मीटर नहीं है, मीटर में दिया हुआ सारी चीजें, तो 20 मीटर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से जो हमारी चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी, चीजों को आप इस तरीके से सॉल्व करके समझते हुए आगे बढ़ सकते हो। चीजों को लिखिए, लिखना है आपको, कॉपी के अंदर लिखना है, चीजों को नोट डाउन करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी, इन सब पे बातें करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, ट्राइंगल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला, एक वो ट्राइंगल होता है जो आइसोसेलेस होता है, एक वो ट्राइंगल होता है जो स्केलन होता है, तीसरा इक्विलैटरल होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्विलैटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमें दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दिस, तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखो गेम यहीं पे है और इसी को हमें समझना भी है। क्या, अगर हमें पेरीमीटर बोल रहा है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो तीनों साइड्स का प्लस, यानी कि अगर हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या होगा, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 साइड्स अगर इक्वल हो गई तो ये जो बी है वो किस ए के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होगी, यानी कि 2 साइड्स इक्वल हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं ए प्लस सी इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 6 प्लस 3√2 दिया हुआ है। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है इसका, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे और कोई वैल्यू दी हुई है क्या, हमें देखते हैं और कोई वैल्यू दी हुई है क्या इस क्वेश्चन में, हमें क्या इस क्वेश्चन में और कोई वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। हाँ ये दिया हुआ है ना 2a, ओके, हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 6 प्लस 3√2। 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू 6 प्लस 3√2, ये इसकी वैल्यू दी हुई है। a अंडर रूट एरिया निकालना है तो हमें सबसे पहले तो हाइपोटेनियस निकालना होगा। इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनियस निकालना होगा सबसे पहले तो। क्यों, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको भी रेज कर देता हूं, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है उसका फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, समकोण त्रिभुज भी है, राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड है मतलब कुछ इस तरीके का ये बना है राइट एंगल है, जिसमें कि ये दोनों साइडें क्या है इक्वल है। अगर ये ए है ये भी ए है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो तीनों साइड है ये दोनों साइड इक्वल है और ये हाइपोटेनियस हमें मिल चुकी है। अब इन तीनों का हमें सम देखना होगा। क्लियर है, इन तीनों का सम। अच्छा ये ए स्क्वायर नहीं होगा, इसको भी हमने गलत कर लिया अभी,
इसको अगर फाइंड आउट करना है ना, इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी और बी सी तो ए है, तो ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस ए तो क्या हो जाएंगे, ये 2a होंगे। क्लियर है? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है ना, तो ये ए का स्क्वायर होगा। यार क्या लिख रहा हूं मैं भी, ए बी यानी कि ए आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों साइड इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और फिर ये ए सी स्क्वायर। मैं थोड़ा डिटेल्ड में कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अंडर रूट 2a स्क्वायर, अगर आपको ए सी फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट 2a क्या होगा, अंडर रूट 2a आ गया। अब हमारे पास में इसका जो पेरीमीटर है वो हमें दिया हुआ, यानी कि पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसकी वैल्यू तो हमें मिल चुकी है अंडर रूट 2a। अब इन तीनों का जो सम होगा वो इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। अब इसमें हमें पता है कि इसका जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ए बी की वैल्यू तो ए है प्लस ए सी की जो वैल्यू है ना वो अंडर रूट 2a है। कितनी है, अंडर रूट 2a। ये अंडर रूट 2 कह लो या अंडर रूट 2a कह लो, बात सेम है। ये अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2a, तो इसको मैं सही से लिख देता हूँ जमा के, ए अंडर रूट 2 लिख देता हूँ। ये इसको आगे कर लो और अंडर रूट 2 ये वही है, ए अंडर रूट 2 आ गया। अब ये जो पैरामीटर है हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 प्लस 3 अंडर रूट 2। इनको हम प्लस करते हैं, 2a प्लस ए अंडर रूट 2, 6 प्लस 3 अंडर रूट 2, 6 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो हम यहाँ से अब a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप क्या देख पा रहे हो, ये जो 2a है ना वो 6 के इक्वल है और अंडर रूट ये जो है ना इसके इक्वल है, तो 2a इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2 यानी कि 3। a की वैल्यू आ गई है 3। यहाँ पे हमने कंपेयर किया, कैसे कंपेयर किया हमने कंपेयर किया इससे, बता रहा हूँ मैं ध्यान से। हमने ये जो 6 है ना 2a के इक्वल में रखा। अब जो हम अंडर रूट, ये जो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, ये जो 3 अंडर रूट 2 लिखा हुआ है ना, इसको हम इसके इक्वल में रखेंगे तो वहां भी हम देखेंगे a की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ पे भी देख लो, अगर 3 अंडर रूट 2 रखते हो और a अंडर रूट 2 रखते हो, अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल, a की वैल्यू आ गई है 3। a की वैल्यू तो 3 आ चुकी है, लेकिन हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और इस ट्राइंगल का जब एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो चलिए फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करनी है हमें, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो चीजें आपको क्लियर है, यहां से 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 9/2। ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 हमारा ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। क्लियर है। 3 3 जा हो गया 9/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5। 4.5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने बनाया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, और आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती है। इससे हमने इसका ये हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। ये AC फाइंड आउट किया, AC हमने फाइंड आउट किया पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ था, यानी कि तीनों का सम करके हमें पेरीमीटर दिया हुआ था 6 + 3 अंडर रूट 2। हमने इसको सम किया, कुछ ऐसा पैटर्न मिला, 2a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ भी हमने देखा a की वैल्यू 3 आ गई। तो बेस इंटू हाइट हमने क्या किया, यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू 3 है, हाइट की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे 9/2 हो गया, कैंसिल आउट किया, 4.5 आ गया। ये जो चैप्टर होते हैं ना बहुत आसान होते हैं,
किन बच्चों के लिए? जिन बच्चों को फॉर्मूले याद होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, अच्छी तरीके से नोट्स बना के नहीं पढ़ोगे, प्रॉब्लम तो आएगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी अगर आप नोट्स बना करके नहीं पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पे बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन के बारे में बात की गई है कि अगर डायमेंशन ऑफ अ रूम एल, बी एंड एच, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, डायमेंशन दिया हुआ, मतलब 3D ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो तो हमारा 2D होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी होती है वो हमारा 3D ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चंस को लिखिए और पढ़ते हुए लिखिए, ये आदत डाल लीजिए, ये आपको आदत डालनी है कि जब हम क्वेश्चंस लिखें ना तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए लिखें, ये हमारी हैबिट में होना चाहिए। और ऐसा देखा है मैंने, अक्सर जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में भी होते हैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, डायरेक्ट वैल्यू देखी और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं देखते कि आगे इसमें पूछा क्या है एक्चुअल में। व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग द एरिया इज 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल का पूछा है हमें। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे 4 वॉल्स का पूछा जाता है, चारों दीवारों का जो एरिया है वो पूछा जा रहा है, मतलब जो हमारा ये चारों दीवारों का अगर एरिया पूछा जा रहा है और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, तो इसमें से एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है, सबसे पहले देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर हम 2D ऑब्जेक्ट्स के पैरामीटर उसकी बात करते हैं, तो अगर आपको वो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर डायमेंशन आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले तो 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। 2L प्लस बी क्या होता है? 2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस बी, रेक्टेंगुलर जो पेरीमीटर है उसका होता है, उसमें हम जैसे हाइट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका आंसर ये होगा 2L प्लस बी इंटू एच, इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल है ये तो, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया है आपसे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी, ठीक है, इंटू एच, ये होता है अगर हमसे 4 वॉल्स का पूछा जाता है तो। ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, और आई होप कि आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा, सीख लिया होगा और लिख भी लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है और कैसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चंस को लिखिए सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर, और ये ऑप्शंस हैं, साथ में इन ऑप्शंस को भी लिखिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम इज 12, मतलब जो ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। बस उसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि a प्लस बी इंटू एच। ये ट्रेपेजियम का जो है वो होगा। हमसे एल्टीट्यूड पूछा है, एल्टीट्यूड मतलब ये h है, एल्टीट्यूड का सिंपल से यहाँ पे मतलब जो है ना वो h पूछ रहे हैं हमसे, h पूछ रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन को। एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है भाई 14.1 इक्वल टू 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड हमें दिया हुआ है कितना, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ बेसिस कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ, 12। हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना मतलब h फाइंड आउट करना है, तो 2 6 12, 2 6 क्या होगा? 12 होगा। अब हमें वैल्यू क्या मिली है? हमें मिली है 14.1 इक्वल टू 6 इंटू एच। अगर हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है तो 14.1/6, सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 6 2 12 0.235। देखो ऑप्शन आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केवल फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी थी, आंसर आपके सामने आप देख पा रहे हो। कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। कंडीशन क्या है? फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमें आना चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं,
अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल्ड में और अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम देखोगे ध्यान से तो ये बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोड रोलर का क्वेश्चन है, देख रहे हो, रोड रोलर का क्वेश्चन है। मतलब एक रोड रोलर है, तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं हमारी रोड है, इस पे रोलर चल रहा है, कुछ इस तरीके का रोलर चल रहा है रोड पे, ठीक है। ये रोड का रोलर चल रहा है, ठीक है। हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर मतलब इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। हमें बताना है कि 500 कंप्लीट, मतलब ये 500 अगर घूमेगा रिवोल्यूशंस, तो टू ट्रेवल अ रोड द एरिया इट कवर्ड बाय मीटर स्क्वायर विल बी, तो कितने, इसके द्वारा कितने मीटर का एरिया कवर किया जाएगा। सबसे पहले क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि यार एक रिवोल्यूशन में कितना ये एरिया कवर कर रहा है। तो अगर हमने एक की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना इस क्वेश्चन में, तो हम 500 की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम 1000 की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला। चलिए क्वेश्चंस को तो सबसे पहले कॉपी में लिखिए। वैसे ये 3D का क्वेश्चन है, वैसे ये 3D का क्वेश्चन है। देखिए जो आपका रोड है, जो आपका रोड है, मैं ये कह सकता हूं कि ये सर्कुलर फॉर्म में है, और जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है 2πr। जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है सर। एक क्लू तो हमें मिला इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। अब हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है, मतलब हमें यहां पे जो वैल्यू दी हुई है, डायमीटर क्या होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो होता है सर रेडियस का डबल होता है डायमीटर, यानी कि 2r की वैल्यू हमें 84 दी हुई। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 84 पाई। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि आपका सर्कमफ्रेंस यहां से 84 पाई आया। कैसे आया, ये 2r की वैल्यू हमने 84 रख दी और ये पाई है तो पाई आ गया, ये सर्कमफ्रेंस आ गया। किसका सर्कमफ्रेंस आ गया, उस रोड रोलर का, जो रोड रोलर है उसका सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। जब इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लिया तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जब हम रोड रोलर का फाइंड आउट करेंगे तो बहुत सिंपल है। लेटरल सरफेस एरिया हम देखेंगे 350 मीटर लंबा है वो, 350 मीटर क्या है वो, लंबा है। तो जो भी इसका सर्कमफ्रेंस है भैया, मान लो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं। चलिए इस बोतल का, ये बोतल आप देख रहे हो ना, बोतल, इसको रोड रोलर समझो। रोड रोलर में एक सेकंड, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाने के लिए एक चीज मैं लेता हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आएगी। एक सर्कुलर कुछ ऑब्जेक्ट मुझे लेना पड़ेगा, एक सेकंड का टाइम दो मुझे, ध्यान से समझना। ये देख रहे हो, ये एक सर्कुलर चीज है। अब इसमें हमने फाइंड आउट किया सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस आपको पता है, मैंने सिखाया आपको सर्कमफ्रेंस, ये जो आउटर बाउंड्री होती है, ये जो आउटर बाउंड्री है वो सर्कमफ्रेंस है। अब ये रोड रोलर, ये रोड है, मान लो ये मेरा हाथ है, ये रोड है, अब इस पे ये चल रही है। तो सर्कमफ्रेंस हमने अगर एक का कंप्लीट कर लिया तो हमें पता लग जाएगा कि एक राउंड में कितना हो रहा है। और जो उसकी लेंथ है, मतलब जो रोड रोलर है इसकी लेंथ हमें पता है 350 मीटर लंबी है। मतलब रोड रोलर ऐसा तो है नहीं कि एक बिल्कुल पतला सा होगा, नहीं, उसकी लंबाई भी है। मतलब जो रोड रोलर है इसका सर्कमफ्रेंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये रोड रोलर है, इसका जैसे मान लो ये हो गया, सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। सर्कमफ्रेंस के बाद ये रोड रोलर लंबा कितना है, ये लंबाई इसकी कितनी है, 350 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे एक रिवोल्यूशन का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो एरिया क्या हो जाएगा, जितना भी सर्कमफ्रेंस है उसमें हम लेंथ की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 84 मल्टीप्लाइड बाय 350, पाई भी है साथ में तो हम पाई को लिख देंगे। ये इसका रिवोल्यूशन का एरिया आएगा। चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करिए और बताइए कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आंसर आ रहा है।
84 का हम 350 में मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 29,400 पाई। 29,400 पाई ये आ चुका है इसका एरिया। क्या आया है ये एरिया आया है। ये अब 84 मल्टीप्लाइड बाय 350 क्यों 84 पाई है, ओके 84 पाई आया है और 84 पाई का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 29,400 पाई आ चुका है। अब हमें 500 रिवोल्यूशन का फाइंड आउट करना है, कंप्लीट 500 रिवोल्यूशन। ये 1 रिवोल्यूशन का है तो हम 500 में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसका, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 29400 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 22/7। इसको अब हमें सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट समझ आएगा कि क्या है। 29,400 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये नंबर डिवाइड होगा 7 से? क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? बिल्कुल 7 से डिवाइड हो जा रहा है। चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 4200 7 से डिवाइड करने पर। तो हमारे पास में क्या आया ये 500 इंटू 4200 इंटू 22। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। ओके इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो ये हो जाएगा 42 का सबसे पहले तो हम 5 में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 42 का 5 में करोगे तो 210 हो जाएगा और 4 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे, तो 210 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 22। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 22 का तो 4620 तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4620 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो 4 ठीक है। तो 22 में हमने 210 का किया तो 4 जीरो लगाया हमने 1 2 3 4 एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटीमीटर में आया है, ठीक है सेंटीमीटर में आया है। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा जो ये जो जीरोज हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4620। इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, मीटर में हमें निकालना है मीटर में। तो ये सेंटीमीटर में निकला है हमारा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था ये भी सेंटीमीटर में था। तो इसको जब हमने फाइंड आउट करा तो इसका जो आंसर आएगा 4620। क्लियर है? बाकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से हम और डिटेल में इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि होने वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए और ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4AB एंड ब्रेड्थ इज 6B स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का जो एरिया है, जब हमें लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ भी दी हुई है तो क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें लेंथ भी दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई है? बहुत आसान है, लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो हमारे पास में दिया हुआ है 4AB इंटू 6B स्क्वायर, 6 4 24 ABQ 24 ABQ। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, स्लेंट हाइट दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग अ स्लेंट हाइट 9 एंड डायमीटर ऑफ इट बेस एस 24। देखिए ये कोन वाला क्वेश्चन है ना, ये फिर से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। अब जो कोन है,
कौन के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। अगर आपको कौन के फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कतें आने वाली हैं, क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत आने वाली है। सबसे पहली बात तो कोन का जो एरिया लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा आई होप आपने। चलिए सबसे पहले तो हम इसका सरफेस लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं कौन का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। एल यानी कि स्लैंट हाइट, तो पाई। आर यानी कि रेडियस। अब जो डायमीटर दिया हुआ है 24, डायमीटर अगर हमें 24 दिया हुआ है तो जो उसका रेडियस होगा वो 24/2 यानी कि 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12। स्लैंट हाइट दी हुई है 9, स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है 9, 12 9 जा 108, तो ये हो जाएगा 108 पाई। ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये एक चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब टोटल सरफेस एरिया किसका, इसके बेस का, क्योंकि जब कोन होता है ना कुछ इस तरीके से बना होता है। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये जो बेस में है ना ये सर्कल है, और सर्कल का जो एरिया होता है ना वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेस का एरिया हम निकाल रहे हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू हमारे पास में है 12, तो 12 इंटू 12 144 पाई, 144 पाई। ये हमारा आ चुका है 144 पाई। और ये जो लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला कंप्लीटली इसका, वो हमारा आया है 108 पाई। अगर हमें टोटल निकालना है इन सब का तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 108 प्लस 144 पाई है साथ में, कोई दिक्कत नहीं। 108 प्लस 144 144 कितना होगा ये, 144 को प्लस करोगे आप तो 252 पाई है, 252 पाई। क्या हमारा आंसर पाई में है, नहीं, तो पाई की वैल्यू पुट कर दो। 252 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7। 252 को आप डिवाइड करके देखो 7 से, क्या वो नंबर डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। ये 36 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो 36 का 22 में मल्टीप्लिकेशन कर दो। 36 मल्टीप्लाइड बाय 22, 36 मल्टीप्लाइड बाय 22, 36 का मल्टीप्लाई कर दो 22 में, क्या होगा 792, क्या हो जाएगा 792। इसका आंसर फर्स्ट वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिख लिया आपने, चलिए क्वेश्चन को लिखिए और सॉल्व भी करिए साथ साथ। पानी आप भी पी सकते हो, पानी की बोतल रखी होगी आपके पास में, पानी पी सकते हो। देखिए क्या है, कोई भी क्वेश्चन जब आप लिखते हो ना, जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, लिख करके पढ़ते हो, तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आती हैं और काफी कुछ क्लियर भी होता है आपको। क्यों होता है क्लियर, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कलर तो बहुत बेकार है,
वाइड स्क्रीन चाहिए हमें। यस, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन आपने लिखा, जब आप लिख करके चीजों को पढ़ते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना गोल बनाते हैं, अपना एक लक्ष्य बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना एक लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है। देखिए लक्ष्य, आपने अपना एक लक्ष्य बनाया सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का, लेकिन इस लक्ष्य के साथ में अगर आपकी कोई भी डेडलाइन नहीं है, मतलब अगर आपने इसमें कोई डेडलाइन नहीं दी हुई है, मतलब कोई इस लक्ष्य के लिए कोई अंतिम तारीख नहीं दी है, कोई भी अंतिम तारीख अगर आपने नहीं दी है, तो पता है क्या होता है? वो केवल आपकी फैंटेसी बनती है, मतलब वो लक्ष्य केवल आपकी कल्पनाओं में रहेगा। वो लक्ष्य केवल आपकी कल्पनाओं में रहने वाला है। जब कोई लड़का, जब कोई स्टूडेंट, लड़का या लड़की बोथ, अपने लक्ष्य को, ध्यान से देखना, अपने लक्ष्य को एक तारीख दे देता है कि भैया एक तारीख इसको दे दी, इस तारीख तक मुझे कंप्लीट करना है, इस डेट तक मुझे कंप्लीट करना है। वो जो उसका ड्रीम होता है ना, जो ड्रीम जिसको कहते हैं, कल्पना में जो रहता है, अगर केवल सोचा है, उसमें कुछ नहीं कर रहा है, कोई डेडलाइन नहीं है, वो कल्पना ही रहने वाली है। अगर तारीख दे दी ना तो इसका एक प्लान सेट हो जाता है, उसकी ये योजना बन जाती है। ठीक है, जब उसके पास में एक लक्ष्य होता है, ठीक है, उस लक्ष्य को कंप्लीट करने का एक डेडलाइन होती है, एक तारीख दी होती है, उस पर। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, मेरे दिमाग में आ गई तो मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं। ठीक है, अगर एक तारीख दी होती है और उस तारीख के साथ में एक प्लान एक्शन होता है, प्लान होता है, योजना होती है, और जब इस प्लान में आप अपना एक्शन लगा देते हो ना, जब आप उस पर काम करने लगते हो, जब इस पे कार्य करते हो, पता है, तब जा करके आपका ये जो लक्ष्य है वो हासिल होगा। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो, इस तरीके से करोगे, डेफिनेटली आप अपने गोल तक, अपने टारगेट तक पहुंच जाओ। मेरे को पता है कि जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, कॉन्सेप्ट की वीडियो छोटीज होती हैं, फटाफट कंप्लीट होती जाती हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छा मजा आ गया। जब कोई वीडियो लेंदी होती है ना, तो हमें लगता है कि यार ये कंप्लीट अभी तो नहीं होगा, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। नहीं, वहीं पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, चीजों कंप्लीट करोगे, आप खुद की अपनी पीठ थपथपाना, यस टुडे आई कैन डिड दिस, आई डिड इट, मैंने कंप्लीट किया इसको। ठीक है, जब आप इस तरीके से चलोगे तो आपके सारी की सारी चीजें कंप्लीट होंगी। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। ये क्वेश्चन हमारा 9 था। 9 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आज आपका पेशेंस चेक होगा, कितने क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो मेरे साथ में। और जो बच्चे लास्ट तक सारी चीजें करेंगे उनके लिए एक सरप्राइज होगा, वो भी एक बार में कंप्लीट करेंगे तो। क्लियर है? अब मैं कमेंट में एक चीज बोलूंगा, अगर उसने टाइप कर दिया मैं समझ जाऊंगा कि यहां तक तो उसने वीडियो देखी है और इसके आगे भी उसने देखी है। चलिए ठीक है, अगर यहां तक जिसने लगातार देखी है ना, वो कमेंट में एक मैं कोड देने वाला, उस कोड को टाइप करना, तो मैं समझ जाऊंगा टाइम स्टैम्प के साथ में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम 10 पे पढ़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको लिखना है TMDA, TMDA अकेडमी, TMDA कोड में लिखना है आपको। क्या लिखना है? यहां तक अगर आपने ध्यान से देखा है ना, तो आपको लिखना है TMDA टाइम स्टैम्प के साथ में।
दूसरा टास्क दूंगा आगे चल करके, अगर आप लगातार देखोगे तो ही आपको समझ आएगी चीजें। बहुत सारे बच्चे ना स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं भैया, हमें पता होता है कितने घंटे वीडियोस वॉच कर रहे हैं बच्चे। लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल के अंदर, इन अ ट्राइंगल ए बी सी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन। वैसे तो कंप्लीटली ये ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी नाम है, ए बी सी, डी इसका मिड पॉइंट है, तो ई इज द मिड पॉइंट, ए बी सी, ई है यार, ये ई है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। सर्दी हो गई है फिर भी क्लास ले रहा हूं। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या है, ट्रायंगल ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी। ए डी का मीडियन है यार, ए डी का मीडियन है, ए डी का मीडियन है यहाँ पे ई, ए डी, क्लियर है, ये मीडियन है। आपको पता है 2:1 में वो डिवाइड करता है यार, 2:1 में डिवाइड करता है। तो हमें एरिया बताना है, तो ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए बी ई। क्वेश्चन आधा अधूरा सा लग रहा है, इसको स्किप कर देते हैं अभी, फिर ट्राइंगल में होगा तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोई वैल्यूज भी नहीं दी हुई है, ये क्वेश्चन है ना ट्राइंगल्स में हम कवर कर लेंगे, जिसमें मिड पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे हम देख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल, वैसे तो 2:1 में ये डिवाइड करता है, 2:1 में, ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो 2:1 का करेंगे और फिर पूरे ट्राइंगल्स का निकालेंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर 3/4 आना चाहिए, वैसे 1/4 नहीं होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। चलिए, अ रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज 7 to 14, एयर बीइंग पंप्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन द बोथ केसेस। पहले है ना गुब्बारा है, उसमें गुब्बारे में उसका जो रेडियस है, अगर हम हवा पंप कर रहे हैं तो वो 14 तक पहुंच जा रही है 7 से, तो हमें बताना है कि उसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। देखिए दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, पहला जो गुब्बारा है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, 7 सेंटीमीटर से 14 तक बढ़ जाती है। मतलब सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है ना 4πr² होता है। क्या होता है? 4πr² होता है। स्फेयर और सर्कल में आपको डिफरेंस पता है ना क्या होता है? स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है बताता हूं मैं। सर्कल, जब भी हम सर्कल की बात करते हैं आपको इमेजिन करना है कंगन जो हम पहनते हैं, जो चूड़ियां होती हैं, वो सर्कल होता है। जब भी आपसे स्फेयर के बारे में बात की जाए, फुटबॉल, प्लास्टिक की जो बॉल होती है वो स्फेयर है, क्लियर है। दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, एक होता है गोला, एक होता है वृत्त। तो गोला का जो सरफेस एरिया होता है जिसको हम स्फेरिकल बलून है, स्फेरिकल बलून का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πr²। तो पहली कंडीशन में रेडियस 7 है, तो 4 × पाई × 7 × 7, तो 7 × 7 49 होगा, और 49 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196 पाई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में वो क्या कर रहा है, वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो रहा है। तो दूसरी कंडीशन में 4πr², यानी कि 4 × पाई × 14 × 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 196 × पाई। तो 196 में जब हम पाई का 196 में जब हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 784। इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, 784 का और 96 का, 784 और 96 का रेशियो फाइंड आउट करना है।
1:4 हो जाएगा यार, ये तो ये 1 और ये 4, 1:4, 1:4 कैंसिल आउट करोगे, रेशियो निकालना है, 1:4 आ गया इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 1:4 इसका करेक्ट आंसर, यस 1:4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं करना था, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और इन दोनों का रेशियो निकालना था, 1:4, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हैव अ इक्वल वर्टिकल एंगल and their areas in the ratio 25:36, find the ratio of corresponding heights। उनकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं उनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले तो इनकी जो हाइट है वो हमें दी हुई है, इनकी जो हाइट है वो हमें दी हुई है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए हुए हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए हुए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन है। अब मैं अलग अलग कलर से दोनों ही चीजों को सॉल्व करने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं ले लेता हूं ये ग्रीन कलर, पहले वाले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का रेशियो देखेंगे कि क्या होगा। 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया दिया हुआ रेशियो में, तो 1/2 बेस इंटू हाइट 25। दूसरे हम देख लेते हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है भाई 36, रेशियो दिया हुआ है तो अपॉन में कर लिया है हमने, ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज दी हुई है कि इसमें कुछ चीज जो है वो क्या है, हैव अ वर्टिकल एंगल्स, ट्राइंगल हैव अ इक्वल वर्टिकल एंगल, उनका जो वर्टिकल एंगल है वो क्या है, इक्वल है। हमें इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स फाइंड आउट करना है, इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स फाइंड आउट करना है। जब हम इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड आउट करेंगे तो हम ये बिल्कुल सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि यार इसकी कोई वैल्यू मान लेते हैं अगर हम कि ठीक, यहां पे अगर आप देखो तो ये 1/2 से तो 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये चीज तो आपको क्लियर है, क्योंकि डिजिट है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जो इनका एंगल है, जो इनका रेशियो है, उसको अगर हम के मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, XYZ कुछ भी आप मान सकते हो, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हमें रेशियो दिया हुआ है 25:30 दिया हुआ है, 25/36 लिखा, 25/36 लिखा हुआ है, करेक्ट। तो अगर हम इनका जो रेशियो है बेस का और ये हाइट का, दोनों का, इनको के मान लेते हैं, इनका रेशियो मैंने के मान लिया तो ये k² हो जाएगा, तो 25/36 के की वैल्यू हो जाएगी √25/36, तो जो रेशियो का जो अनुपात हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का, 5:6, 5:6 इज द करेक्ट ऑप्शन, 5:6 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट, 5:6 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो करस्पॉन्डिंग हाइट्स पूछिए, करस्पॉन्डिंग हाइट्स इसकी यही होगी, 5 और 6 ही होगी, क्यों कि हमने मान लिया ताकि जो इनके बीच का जो ट्राइंगल्स अगर इक्वल, इसके जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो अगर इक्वल हैं दोनों में ही,
तो क्या दिक्कत है, इनके रेशियो को हमने के मान लिया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है बहुत क्वेश्चन, ये इस तरीके के पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अ हॉर्स इज ट्रेटेड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक घोड़ा है जिसको रेक्टेंगुलर फील्ड में चरने के लिए 21 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, 21 मीटर की जो लंबी रस्सी है ना, मान लेते हैं ये रस्सी है 21 मीटर की, और इससे यहाँ पे ये जो घोड़ा है वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है, ये घोड़ा है मान लेते हैं, ठीक है, ये घोड़ा है 21 मीटर की रस्सी। अब ये जो है ना 21 मीटर, जब ये कंप्लीट करेगा तो ये कुछ कवर करेगा, यानी कि ये सर्कल बन रहा है कंप्लीटली। देखो तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो अंदर चढ़ने के लिए 21 मीटर की लंबी रस्सी कोने से बताएगा तो कितने क्षेत्र को चढ़ सकता है। ये यहाँ पे देख रहे हो, एक आधा आपका क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो सबसे पहले तो इस रेक्टेंगल का हमें क्या निकालना होगा। अब इस कंडीशन कैसी बन रही है, ध्यान से समझना है आप। कंडीशन कैसी बन रही है, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक अच्छा सा डायग्राम बना देता हूं मैं आपको ताकि समझ में आ जाए। ये मान लो कि आपका फील्ड है जो कि रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर किसी एक कोने से एक रस्सी बंधी हुई है, किसी एक कोने से एक रस्सी बंधी हुई है, और इस रस्सी के सहारे एक घोड़ा है, और घोड़ा क्या कर रहा है, चल रहा है एरिया। तो ये इससे आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, और ये एक सर्कल बनेगा। जब ये सर्कल बनेगा और ये 21 मीटर की, सबसे पहली बात क्या है, इतना ही एरिया वो चल पाएगा ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो एक सर्कल है, सर्कल है यहाँ से, ये सर्कल हो रहा है कंप्लीटली, क्लियर है। ये वाला एरिया सबसे पहले निकालना होगा, और ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, सर्कल का जो पार्ट बन रहा है उसका हमें निकालना होगा, और फिर उसमें से माइनस करके हमें पता लग जाएगा कि चढ़ने के लिए एक कोने से बांधा गया तो कितने क्षेत्र को चढ़ सकता है। ये हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे पहली बात तो ये, यानी कि सर्कल से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए ना इस क्वेश्चन को ध्यान से, सर्कल का जो एरिया होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पूरा एरिया इस रस्सी से बांधेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये सेंटर है तो इसका 1/4 ही वो कंप्लीट कर पा रहा है, 1/4 ही एरिया कंप्लीट कर पा रहा है। समझ पा रहे हो आप, 1/4 एरिया ही वो कंप्लीट कर पा रहा है। ध्यान से समझो। ये मान लो मेरे पास में एक फोन है, क्लियर है। इस फोन में अगर यहां से कोई चीज बांध दी जाए तो इसकी लेंथ ये हो तो ये इतना ही एरिया कवर कर पाएगा, करेक्ट। इस फोन से अगर ये जो चीज है ये कवर हो जाए तो ये इतना ही एरिया कवर कर पाएगी रेक्टेंगुलर शेप में। इस चीज को आपने समझ लिया है। अब इसका क्या है, ये 1/4 है, तो इसका हमने कर दिया 1/4 भाई। सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू रखनी है तो रख सकते हो, नहीं तो बाद में भी रख दो। रेडियस आपका दिया हुआ है कितना, 21, 21 इंटू 21 441 हो जाएगा, 441 होगा वो, 441। सॉरी, 441 का हम डिवाइड कर देते हैं 4 में, वन 110.5 इंटू पाई, इंटू क्या होगा, पाई होगा। ऐसा भी कर सकते, रुको, एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना आपके लिए। ध्यान से देखो आप यहाँ पे 1/4
ये होगा 22/7, 21 इंटू 21, 7 3 21। क्लियर है? अब ये 4 से कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास में जो कंप्लीट जो चीज़ें आई हैं वो निकल कर के आई हैं 22 मल्टीप्लाइड बाय ये 63, 22 मल्टीप्लाइड बाय 63/4। तो अब यहाँ पे आप 22 का 63 में मल्टीप्लाई कर दो। 22 का 63 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1386 होगा, और 1386 में 4 का डिवाइड करना है आपको। 4 का डिवाइड करोगे तो 3 4 4 जा 16 5 346.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो इसका सही आंसर है। समझ आया आपको? 1/4 निकालना है। अब ये जो वैल्यू आप बोलोगे सर 70 और 52 का कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। हमसे जितना पूछा गया है हम उतना ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 64/√3 देन द साइड ऑफ ट्राइंगल इज। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल होती हैं, ऐसा ट्राइंगल हमें दिया हुआ है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कि तीनों साइड्स इक्वल हो, उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। क्यों? उनका एरिया होता है √3/4 a²। √3/4 a² होता है उसका एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है, देखिए कुछ कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। अगर कॉन्सेप्ट से बाहर चीजें हो रही हैं तो मैं लिखती भी जा रहा हूं, तो उसको लिख लेना है आप। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a²। अब ये हमें एरिया दिया हुआ है, यानी कि 64/√3 आपको दिया हुआ है। सॉरी, ये चीज आपको दी हुई है करेक्ट। 64/√3 इक्वल टू √3/4 a² दिया हुआ है। अब हमें a² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले। तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 और √3 है पहले से ही इस तरफ इक्वल टू √3 a²। अब हम a² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? 64 में 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो लिख लो ऐसे यार, आसान रहेगा। 64 × 4 और मल्टीप्लाइड बाय √3/√3। √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट में 64 मल्टीप्लाइड बाय 4। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का होता है, और ये 2 का होता है, तो ये हो जाएगा 16। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। सिक्सटीन हो गया। A square and rectangle each have a perimeter of 40 meter. The difference between area of two figures is 9 meter square. What is the possible dimensions of rectangle? स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो एरिया है उनका जो पेरीमीटर है वो सेम है।
सबसे पहली बात बताऊं मैं, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, सबसे पहले अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो जो स्क्वायर होता है उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a। अगर 4a की वैल्यू 40 दी हुई है तो a की वैल्यू पता है क्या आएगी, 40/4। a की वैल्यू आएगी 10। अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ टू फिगर्स, तो हमें एरिया इसका तो निकालना ही है। तो एरिया अगर फाइंड आउट करूंगा तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो ये आ गया स्क्वायर का, जिसको मैंने ग्रीन से सॉल्व कर लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, हमें स्क्वायर का दिया हुआ था ये पेरीमीटर, हमने उसका एरिया निकाल लिया और उसकी साइड भी निकाल ली। अब हमें पॉसिबल डायमेंशंस देखना है रेक्टेंगल का, क्या क्या बन सकता है रेक्टेंगल का, हमें पॉसिबल डायमेंशन देखना है। अब जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं ना, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2l+b। क्या होता है, 2l+b होता है। तो हम लिख देंगे 2l+b इक्वल टू l+w भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, 40। यानी कि l+b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 20। सो l+b इक्वल टू 20। ये पॉसिबल इसका वो बन रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन हमें इसका एरिया भी तो चेक करना है कि क्या आ रहा है। अब इनका जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो 9 दिया हुआ है। अच्छा जी, वो है 100, वो तो हमें क्लियर है, और 100 हमें पता है, क्लियर है। जब हमें 100 का पता है तो हम एक का 100 और एक का l+b इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्क्रीन ले लेते हैं, वाइट स्क्रीन ले लेते हैं, और ठीक है, अब इनका डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस सबसे पहले तो डिफरेंस किसका, आपके पास में रेक्टेंगल का, सबसे पहले इनका डिफरेंस हमें पता है ना। तो सबसे पहले एरिया किसका है, डिफरेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका कितना है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हमने स्क्वायर का फाइंड आउट किया था तो 100 था, माइनस कर दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इनका डिफरेंस 9 हमें दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ कि 100 माइनस l इंटू बी इक्वल टू 9 हमें दिया हुआ। जब हमें इधर अगर हम 9 को लाएंगे या फिर l+b को उधर ले जाएंगे, l इंटू बी को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये नंबर माइनस का हो जाएगा। यानी कि 100 माइनस 9 इक्वल टू l इंटू बी, 91 इक्वल टू l इंटू बी। यानी कि जो भी पॉसिबल सिचुएशंस देखना है हमें, वो किस बेसिस पे देखना है, इसके बेसिस पे देखना है। अब आप क्या बताना चाह रहे हो सर, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमने जो पैरामीटर निकाला था, किसका हमने पैरामीटर निकाला था, रेक्टेंगल का। क्या हमने निकाला था, हमने निकाला था कि जो चीजें हैं l+b इक्वल टू हमारी आई थी 20, l+b क्या आई थी हमारी 20। मतलब कोई ऐसा हमें पॉसिबल डायमेंशंस देखना है जिसको प्लस करने पर तो 20 आए, लेकिन जब उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 91 आना चाहिए। प्लस करने पर 20 आना चाहिए, जब उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 91 आना चाहिए। तो ऑप्शंस में से हम देखेंगे 13 + 7
करते हैं तो 20 आ रहा है, और 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 करते हैं तो ये 91 आ रहा है। मतलब 13 और 7 का ऐसा हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा तो ही इसका जो आंसर है, जो इक्वेशन बन रही है उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये हुआ कि जो हमारी चीजें बन सकती हैं वो 13 और 7 से बन सकती हैं, क्योंकि 13 और 7 को प्लस करने पर 20 आ रहा है। देखो इसको भी प्लस करने पर 20 आ रहा है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पर 91 नहीं आ रहा। और 91 को हमने कैसे निकाला था, उसके डिफरेंस से फाइंड आउट कर रहा था। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखिए कॉपी के अंदर, इस क्वेश्चन को लिखिए अपनी कॉपी में। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्वेश्चंस को लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लिया होगा। चीज़ों को लिखिए, कंप्लीट करिए। थोड़ा सा मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ लिखने का। मेरे को पता है वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, बट हाँ हम कंप्लीट करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे। ओके, देखिए मैंने हमेशा बोला है और बार बार एक चीज बोली है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, जब भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं सिलेंडर के, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRH। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ना, मैंने अगले वाले चैप्टर में लिखवाने हैं, अगले वाले कॉन्सेप्ट्स में लिखवाने हैं। तो आप दोनों को एक साथ पढ़ना, 9 चैप्टर और 10 चैप्टर, तो आपको चीजें समझ आएगी। क्योंकि 3D का क्वेश्चन भी इसमें आ चुका है एरिया एंड पैरामीटर में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल सर्फेस एरिया जो है, हमने टोटल कर्व सर्फेस एरिया लिख दिया, 2πRH होता है। टोटल सर्फेस एरिया की हम बात करते हैं किसके, सिलेंडर के। जब हम टोटल सर्फेस एरिया की बात करते हैं तो होता है 2πRH प्लस 2πR²। देखो कैसे ये होता है 2πR² में, आपको बता देता हूँ। ये सिलेंडर है ना, इसका एरिया तो πR² हो गया, इसका भी एरिया हो गया πR², तो 2πR²। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2πRH होता है। जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा वहां पे एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे होता है। चलिए अभी तो हमने फॉर्मूले की जरूरत है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इन दोनों का फॉर्मूला। इनके बीच का डिफरेंस हमसे पूछा गया। अब इनके बीच का डिफरेंस आपसे अगर पूछा जाता है और इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, रेडियस जो है हमें दिया हुआ है, इनके बीच का रेडियस हमें दिया हुआ है, इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर पूछा है तो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले तो दोनों ही फॉर्मूलों का अगर डिफरेंस अगर आप देखोगे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपका है 2πRH प्लस 2πR² माइनस 2πRH डिफरेंस, तो 2πRH से 2πRH तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया। डिफरेंस में आ गया आपका 2πR²। अब रेडियस आपका इसमें दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपका दिया हुआ है 10, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 10, 10 10 से 100 और ये हो गया 200 पाई। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
200 पाई इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या हो रहा है? ओके ओके, करंट स्लाइड 16 क्वेश्चन पे आ चुके। इसका हमने आंसर बता दिया, 200 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये तो इसमें ऑप्शन ही अलग दिए हुए हैं यार। द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग डायगोनल डी, तो हमें इसका बताना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का दिया हुआ है डायगोनल डी। इसके ऑप्शन तो गलत दिए हुए, इधर तो नहीं दिया मैंने। अच्छा ये वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग डायगोनल ऑफ लेंथ डी। एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग डायगोनल, अच्छा डायगोनल जिसमें दिया हुआ है हमें डी, तो अगर हमें डायगोनल दिए होते हैं तो हम जो लेंथ है, अगर हम उसको, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये है आपका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, इसका डायगोनल हमें डी दिया हुआ है बस। अगर हम इसको ए मान ले साइड को, या फिर ए मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल? डायगोनल हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे, ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर। क्लियर? ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर, ये डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 2a स्क्वायर। अगर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2a। ये डायगोनल की वैल्यू आ गई, अंडर रूट 2a। हम सॉल्व करेंगे। एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू ए भाई, ए का स्क्वायर, ये एरिया आ गया, ये आ गया डायगोनल, ये आ गया एरिया और ये आ गया आपका डायगोनल। तो अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहां पे ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, जो एरिया है अंडर रूट यहां से अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहां से ये निकालते हैं और इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा डी के टर्म में। हमें डी के टर्म में आंसर चाहिए। सो ए की वैल्यू अगर यहां से हम फाइंड आउट करें तो डी इक्वल टू, डी इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट 2 इंटू ए की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा डी अपॉन अंडर रूट 2, डी अपॉन अंडर रूट 2 होगा, डी अपॉन अंडर रूट 2 होगा। ये तो हो गई हमारी ए की वैल्यू। अब डी अपॉन ए, एरिया हमें दिया हुआ है डी अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन अंडर रूट 2। ए की वैल्यू पुट कर दिया उसको हमने यहाँ पे, हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन ये अंडर रूट 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2, तो एरिया क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर अपॉन 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
देखिए बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, फिर से ध्यान से देखो, आप समझ में आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है जिसका डायगोनल आपको दिया हुआ है डी के टर्म्स में, तो डायगोनल ये दिया हुआ था। डायगोनल अगर आपका ये है तो डायगोनल को हमने अगर ए के टर्म्स में निकालना है, क्योंकि साइड को हमने ए मान रखी है, ए के टर्म्स में अगर निकालना है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a²। अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा यहाँ से तो डी की वैल्यू, डी डायगोनल क्या हो जाएगा, डी अपॉन अंडर रूट 2। तो ये ए की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, तो d² अपॉन 2 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको दे दूं क्या। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए इसको, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 154, सो 154 इक्वल टू 2 पाई आर। रेडियस हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ, ओके ओके ओके, एरिया दिया हुआ है यार, सरकमफ्रेंस लिख रहा हूं मैं, दिमाग क्या हो रहा है। एरिया दिया हुआ, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल हैविंग एन एरिया 154, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 154। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 154। तो आपको बताना है इसमें रेडियस कितना होगा, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। चलिए 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 154। आर अगर फाइंड आउट करना है यहाँ से, आर स्क्वायर हो जाएगा 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22। 154 को अगर हम डिवाइड करेंगे 22 से तो कुछ होने वाला है क्या, 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये, 7 7 जा 49, ये आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, आर की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस की वैल्यू आ गई है 7, 7 7 कैंसिल आउट हो गया, 44 सेंटीमीटर आएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं अब हम। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस having a perimeter of 80 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 24। हमें रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका पेरीमीटर है 80 और एक डायगोनल उसका दिया हुआ है, उसका एक डायगोनल दिया हुआ है। देखिए अगर हमें रोम्बस की साइड मिल जाती या डायगोनल हमें एक डायगोनल दिया हुआ है तो रोम्बस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2 होता है। रोम्बस कुछ इस तरीके से होता है, क्लियर। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर इसका दिया हुआ है और इसकी चारों साइड आपको भी पता है इक्वल होती है, यानी कि ये हमें 80 दिया हुआ है, यानी कि इसमें 4a की वैल्यू आपको दी हुई है 80, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 अपॉन 4, 4 2 जा 8, a की वैल्यू आ गई 20 दी हुई है, यानी कि a की वैल्यू आ गई 20। इसमें से एक डायगोनल आपको दिया हुआ है कितना 24, एक डायगोनल आपको 24 दिया हुआ है। अगर हमें ये डायगोनल पता चल जाता तो मजा आ जाता। अच्छा ये तो आपका 24 है जी, अब इसमें देखोगे आप तो 24 का हाफ यानी कि ये 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये आपका 20 है, तो ये वाली साइड आ सकती है क्या आराम से, बिल्कुल आ सकती है। कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से आएगी।
अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करोगे, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका डायगोनल आएगा, एक दूसरा वाला डायगोनल का आएगा। चलो करते हैं 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये 20 और 12, ये आपका हाइपोटेनियस और ये बेस है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर आपको ये निकालना है, ये वाली साइड अगर आपको निकालनी है ना, ये वाली, तो 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 144, 1200 माइनस 144, 1200 माइनस 144 करना है, 12 माइनस 144, 12 माइनस 144 कर दो, 2 टू जा 4, 400, 400 माइनस 144, 256। अगर मान लेते हैं ये A है और ये C है और ये B है और ये D है, तो BD और ये O मान लेते हैं, तो BU अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट 256 होगा, और 256 किसका स्क्वायर है आप सभी को पता है, ये हमारा 16 का स्क्वायर है। कितना है, 16 का स्क्वायर, तो 16 आ गया, BU आपका आ गया 16, ये आपका 16 आ गया, तो ये भी आपका 16 होगा, 32 आ गया। मतलब बहुत सिंपल है। सारी चीजें करने के बाद एक डायगोनल जो हमारा है वो 24 है, दूसरा हमें डायगोनल मिल चुका है कितना, 32, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 24 मल्टीप्लाइड बाय 32, 24 मल्टीप्लाइड बाय 32, 24 मल्टीप्लाइड बाय 32, आंसर में क्या क्या दिया हुआ पहले ये तो चेक कर लें, मल्टीप्लाई करो आप उसका, 24 मल्टीप्लाइड बाय 32, 24 multiplied by 32, is this correct? फॉर्मूला ही आधा लिख रहा हूँ मैं, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 d1 इंटू डी2 होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना रोम्बस का, 1/2 इंटू d1 इंटू डी2, ये हो जाएगा 12, 12 में 32 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 में 32 का मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको समझ आ चुका होगा, रोम्बस में एक डायगोनल हमें दिया हुआ था, दूसरा डायगोनल हमने निकाला फिर सॉल्व किया क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम 194 CQ, तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और ये हमें दिया हुआ है, क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन को है ना मैं कवर करा दूंगा आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में। ये कर सकते हैं क्वेश्चन, किसी शतरंज की बिसात की भुजा उसकी परिधि के 42 सेंटीमीटर छोटी है, तो शतरंज की बिसात का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चेस बोर्ड देखा है आपने, चेस बोर्ड देखा है आपने, बस वही चीज है यहाँ भी। ये है आपका एक स्क्वायर बॉक्स जो कि चेस बोर्ड होता है, इसका जो पेरीमीटर है ना वो होता है 4A बाय 42 लिखा हुआ है, मतलब फोर्टी टू बड़ी है इसके पैरामीटर से।
पेरीमीटर इसकी कितनी है, पेरीमीटर है 4a, ये पेरीमीटर इसकी 4a है, कंप्लीट उस चेस बोर्ड की। देन द फाइंड द एरिया ऑफ चेस बोर्ड, हमें चेस बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, और इसमें 42 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, एक चीज दी हुई है, और ये दिया हुआ 42 मीटर स्मॉलर देन, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो है, जो डिफरेंस है वो कितना है, ये जो 4a है ना आपका, जो पेरीमीटर है, इससे 42 सेंटीमीटर छोटा है। ये आपको समझ आ रहा होगा। जितना क्वेश्चन में बोल रहा है उतनी चीजें हम यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं, ये चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां तक डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। जब हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं ना, किसका, उस साइड का, तो डिफरेंस किसका है, साइड, चेसबोर्ड की साइड का। तो a इक्वल टू 4a माइनस 42, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a इक्वल टू माइनस का 42, फिर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/3, फिर a की वैल्यू आ गई 14, अब हमें इसका वो a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 दैट इज 196। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में करना क्या था, सबसे पहले ये लिखा हुआ है इफ द साइड ऑफ चेसबोर्ड इज स्मॉलर देन इट्स पैरामीटर, तो साइड, चेसबोर्ड की साइड को हमने a मान लिया, और जो इसका पैरामीटर था वो 4 है, इससे वो 42 छोटा है, तो हमने इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू जब आ गई तो हमने इसका एरिया निकाल लिया। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने चेसबोर्ड का जो साइज है वो a मान लिया हमने, साइड, इसका पैरामीटर से 42 छोटा था, इसका पैरामीटर हमने निकाला 4a, इसका डिफरेंस हमने देखा 4a माइनस 42, क्लियर है। अब इसमें से a की वैल्यू निकाली और a का स्क्वायर कर दिया, 196 हो गया। ये कोन वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस। सिलेंडर वाले क्वेश्चंस भी नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे, रोम्बस भी नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, आप देख पा रहे हो, हमें एरिया फाइंड आउट करना है सैडेड रीजन का। किसका फाइंड आउट करना है, इस सैडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो एरिया फाइंड आउट करना होगा हमें इस सर्कल का। जैसे ही हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप देखोगे कि, और सर्कल का पूरा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये जो दिया हुआ है आपके अंदर रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करके माइनस करना होगा, तो हमें कंप्लीट पता लग जाएगा कि क्या होगा उसका। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसका, अच्छा, जब तक हम नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक इसका हमें रेडियस नहीं मिल जाता, जब तक हमें इसका रेडियस नहीं मिल जाता, इसका रेडियस नहीं मिल जाता। अब रेडियस कैसे निकलेगा जी, यहां से अगर यहां तक कर लोगे तो डायमीटर निकल आएगा, तो डायमीटर कैसे निकलेगा, 8 का स्क्वायर, और अगर हमें BD निकालना है, BD अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 और प्लस 36, 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100। BD आ गई, तो BD की जो वैल्यू, BD स्क्वायर है, BD स्क्वायर, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, √100, यानी कि BD की जो वैल्यू आ गई 10 आ गई। ये आपका डायमीटर आया है, डायमीटर आया है 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5। ये आ गया यहां से यहां तक का 5 रेडियस। अब
ये रेडियस आपको मिल चुका है, तो ये इसका कंप्लीट एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपका 5 है तो पाई इंटू 5 25 पाई, ये आ गया एरिया। अब हमें निकालना है इस रेक्टेंगुलर का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो 8 इंटू 6 48 हो गया। अब सबसे पहले तो इसका एरिया में से हमें इसको माइनस करना है, तो 25 पाई माइनस 48, 25 पाई माइनस 48, तो 25 पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो, 3.14 पुट करेंगे, 3.14 हमें पुट करना होगा, तो शेडेड रीजन का एरिया हमें पता चल जाएगा। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25 78.5 माइनस 48 30.5, 30.5। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर होगा। क्यों? सबसे पहला काम हमारा ये था इसके डायमीटर को फाइंड आउट करना, जो सर्कल का डायमीटर है। सर्कल का डायमीटर हमने फाइंड आउट करा पाइथागोरस थ्योरम से, वो आ गई 10 आ गई, तो जो डायमीटर रेडियस है वो हाफ होगा, 5 मिल गया हमें। अब इससे हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया 25 पाई। अब इस 25 पाई को हमने माइनस कर दिया इसके एरिया से, जो रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 48, 8 6 48, उससे हमने माइनस कर दिया। चलिए, बहुत लंबी क्लास हो गई है यार, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये कर्व सरफेस एरिया क्वेश्चन है, तो इसको, ये जो 3D वाले क्वेश्चंस है ना, इसको मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले में कंप्लीट करा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं होगा। चलिए, ये ट्रेपेजियम के क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस देखते हैं। ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and then the length AB। ओके, एरिया हमें दिया हुआ है, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है आपको ही पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड, क्लियर? तो हमारे पास में इफ AB और DE दिया हुआ है, AB और DE दिया हुआ है, और एरिया इसका दिया हुआ है 144, AB दिया हुआ है और CD दिया हुआ है, AB इक्वल टू 2DC, AB इक्वल टू 2DC, देन AB की लेंथ क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो इसकी जो हाइट है DE की वो 12 दी हुई है, यानी कि 1/2। सबसे पहले अगर हम इसको x मान लेते हैं तो दूसरा उसका डबल है, तो x ये हो जाएगा आपका 2x इंटू हाइट है आपकी 12, ये हो जाएगा 3x/2 इंटू 12, तो ये 2 6 12 हो जाएगा, ये 144 हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है AB इक्वल टू 2DC, DC को हमने x मान लिया, इसको x मान लिया, ये इसका डबल है तो ये 2x हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड x प्लस 2x, ये 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू 18x, सो x इक्वल टू 144/18, 144 में 18 का डिवाइड करना होगा, ये 8 बार में कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू आ गई 8, मतलब क्या हुआ, DC आपका आ चुका है, ये आ गया 8, तो ये क्या हो जाएगा 16, 2 इंटू 8, ये तो 8 है आपका, ये 2 इंटू 8 16 आएगा, तो हमें AB की लेंथ 16 होगी। 16 इज द करेक्ट ऑप्शन,
16 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 16 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए स्ट्रेट से कर लेते हैं इसका आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन, इसको यार, इसको तो मैंने बोल दिया था बाद में करेंगे, इस पे थे। 16 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्यूब दिए हुए हैं, सरफेस एरिया दिया हुआ है, इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टॉपिक में है, करेंगे इसको। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 88 दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 88 दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, इसकी वैल्यू 88 दी हुई है। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। अगर हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा पता है? 88 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा उधर, और इन दोनों का डिवीजन हो जाएगा 2 से, ये 4 बार में, 2 2 4 14। रेडियस हमारी कितनी आ गई? 14। और हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 2 14, 44 इंटू 14, 44 इंटू 14, 44 इंटू 14 करो, बताओ किसका इसका आंसर क्या होगा? 44 इंटू 14 करोगे 616 आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्ट, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्कल का एरिया दिया हुआ है, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ये भी क्वेश्चन आसान है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 2464। अब 22/7 रखो यहाँ पे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 2464। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 2464 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22। अब 2464 जो लिखा हुआ है, 2464 को डिवाइड करके देखो, 2464 को डिवाइड कर लेंगे 22 से, 112 बार। अब 112 मल्टीप्लाइड बाय 7, 112 मल्टीप्लाइड बाय 7, 112 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे, क्या होगा? 784। क्या हो जाएगा ये? 784, 784 हो गया ये। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये किसका स्क्वायर है? 784। 784 किसका स्क्वायर है? आप मुझे बताओ, 784 किसका स्क्वायर है? इसमें से 784 किसका स्क्वायर है? तो 784 जो है वो 28 का स्क्वायर है। सॉरी, कैसे आ रहा है आपको पता है? आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 784 और ये 28 का स्क्वायर रूट है। क्लियर है? 28 का स्क्वायर रूट है, तो 28 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 का 28 में मल्टीप्लाई करोगे 784 होगा। मैंने आपको बताया है कि आपको 30 तक
स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए। ये हमने स्क्वायर रूट जब हम डिस्कस कर रहे थे उसी टाइम पे हमने सॉल्व बताया था आपको। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आपको। यस, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुका है। यस, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कराया था, 16 आया था आंसर इसका। चलिए, जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में करने वाले डियर स्टूडेंट्स, और अपनी पीठ थपथपाइए। और दूसरा कोड मैं बता रहा हूँ, अगर आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया है, यहां तक कंप्लीट कर लिया है टाइम के साथ, आपको कमेंट करना है TMD और फिर एकेडमी। इस बार एकेडमी पूरे में लिखना है। कमेंट करना यस कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हैं। और आपको पता है कि हम अभी तक इसमें कंप्लीटली अगर आप देखोगे तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये भी चीज़ें कंप्लीट कर ली। 5th तो 6th तो 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 9th भी आज कंप्लीट हो चुका है। जो भी टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस इंक्लूडेड आपको इसमें दिख रहे थे वो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 9 और 10 आपको एक साथ करना है। कॉन्सेप्ट 9, 10 के जो कॉन्सेप्ट आपके मिस हो चुके हैं वो हम सबसे पहले तो 10th में कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आपने अपनी नोटबुक में सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन भी किया होगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। और ये हमारा जो ट्रैकिंग सीट है मेंटरशिप प्रोग्राम में दिया जाता है ताकि आप ट्रैक कर पाओ प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज चीज़ों को हम बताते हैं। ये मैथ्स की ट्रैकिंग सीट है। जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हो। और मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले उसमें क्या कराए जाते हैं, सबसे पहले कॉल करो, पूछो, सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टेस्ट होता है, आपके डाउट क्लियर होते हैं, डेली टास्क प्लान दिए जाते हैं, डेली डे वाइज ट्रैकिंग होती है और वीकली आपकी सारी चीज़ें होती हैं। नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे जुड़ सकते हैं 1-to-1 मेंटरशिप के लिए मेरे साथ। सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.